हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो हैं अभी क्या करें कि बिहार स्पेशल का एमसीक्यू लगा रहे हैं। ये जो एमसीक्यू है कहाँ से लिया जा रहा है, तो आपको याद रखना कि जितना भी बीपीएससी एग्जाम लेता है, चाहे तो पहले सीडीपीओ का अलग लेता था और सिविल सर्विस को अलग लेता था, तो वो सब भी है। साथ ही साथ बीपीएससी टीचर का लेता है, वो भी इसमें कंपाइल है। और भी जितना तरह का एग्जाम लेता है बीपीएससी, और उसमें बिहार स्पेशल अगर पूछा जाता है तो सारा एग्जाम का क्या है कि इसमें कंपाइल किया गया है पीवाईक्यू। ठीक है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो। साथ ही साथ इसमें क्या किया गया, तो जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा उसको भी जोड़ दिया गया है। और ये जो एमसीक्यू है कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना कि जो इम्तियाज अहमद का बुक है, बहुत अच्छा बुक माना जाता है बिहार स्पेशल का, सबसे बेस्ट बुक वही है, उसी से लिया गया है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ये जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल का ऑलरेडी क्लास हो गया, जो स्टैटिक्स पार्ट है उसको अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जब क्लास पूरा करके एमसीक्यू लगाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। और पीडीएफ डाउनलोड करके सारा आप पढ़ सकते हैं। बिहार स्पेशल का जितना भी पढ़ाई हुआ है वो भी डाल दिया गया है, हिस्ट्री का भी डाल दिया गया है, और बाकी जो भी पीडीएफ रहता है वो शनिवार और रविवार को क्या होता है कि डाल दिया जाता है। तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिवान जिले में, गोपालगंज में, बक्सर में या आरा में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बक्सर जिला में क्या करता है कि प्रवेश करता है। बक्सर में एक चौसा जगह है, वहां पे क्या करती है गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले कि गंगा नदी बिहार में कितने जिले से गुजरती है, तो आपको याद रखना है कि ये 12 जिला से गुजरती है। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी कि ये पूछा था कि बिहार में गंगा नदी कितने जिले से होकर गुजरती है, तो 12 जिले से होकर गुजरती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिहार में जो चौसा जगह है बक्सर के में, वहीं पर क्या करता है कि वहां पे प्रवेश करती है बिहार में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा देखें तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 5611 मीटर ऊंचाई से क्या होता है कि गंगोत्री हिमनद है वहां उत्तरकाशी में, वहां से क्या होती है कि ये भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है। और देवप्रयाग के समीप क्या होता है कि ये जो भागीरथी है अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा धारा से मिलती है, और मिलने के बाद इसको क्या नाम पड़ता है, तो गंगा नदी नाम पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन हमेशा बनाते रहता है कि गंगा नदी किस जगह पे जो है पहाड़ी एरिया छोड़ के प्लेन एरिया पे आती है। तो आपको याद रखना कि हरिद्वार में पहाड़ी एरिया छोड़कर प्लेन एरिया में आती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से गुजरी है, तो आपको याद रखना है कि 12। अगर देखें तो आपको याद रखना है कि बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। लखीसराय से क्या हो जाती है कि एग्जिट हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बक्सर में क्या करती है, चौसा के पास एंट्री करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी ही है जो क्या करती है कि बिहार को 2 पार्ट में बांटती है, ऊपर में नॉर्थ बिहार और नीचे में साउथ बिहार नाम पड़ता है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। और गंगा नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए और उत्तरी भारत के लिए भी। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब कि बिहार में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, ये आपको बताना है। सोमेश्वर की पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी है, जेठियन पहाड़ी है, या खगड़पुर की पहाड़ी है। कौन ऐसा पहाड़ी है जो बिहार में सबसे ऊंची है, तो आपको याद रखना है कि सोमेश्वर की पहाड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है, और ये पश्चिमी चंपारण में पड़ती है और हिमालय श्रेणी का ये भाग है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर इसका ऊंचाई पूछे तो आपको बताना है कि 879.4 मीटर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसका ये कहाँ पे पड़ता है ये पूछ सकता है, तो आपको याद रखना कि बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, ये आपको बताना है। तो 345 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर में है, या 445 किलोमीटर है, या 583 किलोमीटर है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नॉर्थ टू साउथ कितना है इसका दूरी, तो आपको याद रखना है कि 345 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर मैप में देखिएगा तो ये 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण हो गया, और 483 जो हो गया आपका पूरब से पश्चिम हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर इसका चौहद्दी
देख लें, मतलब कि चारों तरफ कौन-कौन पड़ता है, तो उत्तर में नेपाल इंटरनेशनल बाउंड्री एक टच करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दक्षिण में झारखंड और पूरब में जो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, और उत्तर प्रदेश से बाउंड्री टच करता है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। सोमेश्वर की पहाड़ी है, गिरियक पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी है, या राजगीर की पहाड़ी है। तो राजगीर हम लोग जानते हैं कि नालंदा जिला में पड़ता है, तो वो दक्षिण में होता है, ठीक है। गिरियक का भी पहाड़ी जो है आपका ये दक्षिण में ही है। और राजमहल की पहाड़ी के बारे में सुने होंगे, हिस्ट्री जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर सुने होंगे, जब क्या हुआ था 1857 के क्रांति इस समय, उस समय ये क्या था कि न्यूज में रहता था, ठीक है। तो उसका आप देखे होंगे एक्टिविटी उस समय का, तो ये भी दक्षिण में ही पड़ता है, झारखंड वाले के क्षेत्र से ये राजमहल की पहाड़ी वो सब पड़ता है। तो ये सब क्या है कि दक्षिण के क्षेत्र का है। और ये जो है आपका सोमेश्वर की जो श्रेणी है, अभी बता रहे थे कि ये जो है पश्चिमी चंपारण में पड़ता है और ये उत्तरी गंगा के मैदान का भाग है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सोमेश्वर की श्रेणी जो है आपका हिमालय का बाहरी, मतलब सबसे निचला जो है ना, उसका भाग है, शिवालिक का भाग है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद क्या रखना है कि ये बिहार का सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सोमेश्वर की जो श्रेणी है, रामनगर, दून है और हरहा घाटी जो है, ये सब उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है। और दक्षिणी गंगा के मैदान में आप देखिए तो पिरटारी है, प्रेतशिला है, रामशिला है, जेठियन है, बराकर है, बराबर भी है, राजगीर है और यहाँ पर गिरियक होगा, ठीक है। गिरियक है, खड़गपुर, जमालपुर, ये सब जो पहाड़ी स्थित है गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर जो कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो कैमूर की पहाड़ी है, राजगीर की पहाड़ी है, खगड़पुर की पहाड़ी है, या सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ी, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और शिवालिक श्रेणी का निचला भाग है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। अगर मान लीजिए कि भारत का 100% है कुल क्षेत्रफल, तो बिहार का कितना परसेंट है, मतलब बिहार कितना परसेंट है भारत का, ये आपसे पूछ रहा है। तो 4.02% है, 2.86% है, या 3.80% है, या 5.28% है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है कि मात्र जो है भारत का ये 2.86% है, मतलब कि लगभग 3% है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन पॉपुलेशन में जो है बिहार तीसरे पोजीशन पे है, ये भी बात आपको याद रखना, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है और एरिया कम है। एरिया सबसे ज्यादा अगर भारत में पूछे तो किसका है, आपको बताना है राजस्थान को, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा अगर पूछे कि भारत में कौन राज्य है, तो यूपी के बताना है, सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र और थर्ड पोजीशन में आपका बिहार है, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार से, जनसंख्या घनत्व के अनुसार से बिहार सबसे ज्यादा है, ठीक है। बिहार में जो है 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं, तो आप अगर मान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर है, 1 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इस क्षेत्र में जितना लोग रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है, आपका जनसंख्या घनत्व बोला जाता है, एवरेज निकलता है। और इंडिया में अगर कोई राज्य के बारे में जाने कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो बिहार में है, 1106 है। 2011 के जनगणना के अनुसार से 1106 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। आप यही नॉर्थ इंडिया में जाइएगा, सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाइएगा, मणिपुर, मेघालय, इस समय तो उस समय 200 100 कहीं कहीं पे पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। और बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब डेंसिटी के मापा जाता है, डेंसिटी से पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार से मापा जाता है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86% है, ये बात आपको याद रखना है। भारत का कुल क्षेत्रफल आपको याद रखना है कितना है, तो 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये वाला आपको याद रखना है, 94,163, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार मतलब जो बीपीएससी है उसके द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम में, मतलब कि सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा लगाना है, मतलब सबसे पहले बड़ा को कंसीडर करना है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो गया है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, रोहतास है,
पटना है, गया है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गया है, पश्चिमी चंपारण है, चंपारण है, और आपका रोहतास है, या पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास है, कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले जो है पश्चिमी चंपारण है, 5200 कुछ वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, उसके बाद गया है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, उसके बाद रोहतास है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ा है जो जिला बिहार में, वो अभी क्षेत्रफल के दृष्टि से आपका पश्चिमी चंपारण है, फिर गया है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर रोहतास है। अगर बंटवारा नहीं हुआ था गया के, तो उस समय गया सबसे बड़ा था, गया से जहानाबाद निकला, जहानाबाद से अरवल, मतलब कि अरवल और जहानाबाद गया का ही एक तरह से पार्ट था पहले। वो दोनों निकलने के कारण गया छोटा हो गया पूर्वी चंपारण से। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल देखें तो कितना है, तो 5228 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 5228 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब 4976 वर्ग किलोमीटर में कौन फैला है, तो गया फैला है, ठीक है। 3968 वर्ग किलोमीटर में पूर्वी चंपारण, 3838 में कितना ये जो फैला हुआ है रोहतास फैला हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिमल ताला जो है प्रमुख जो है, ये क्या है कि ग्रेफाइट उत्पादक के लिए ये क्षेत्र जो है फेमस है बिहार में। तो यह किस जिले से संबंधित है, ये आपको बताना है सिमल ताला के बारे में, ठीक। तो ये गया में है, बांका में है, मुंगेर में है, या पूर्णिया में है। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा है, ये आपको चूज करना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका सी है, मुंगेर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मुंगेर में एक ग्रेफाइट उत्पादक होता है, सिमल ताला जो है उस क्षेत्र में क्या है कि फेमस है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बिहार में कहाँ कहाँ पे ग्रेफाइट उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना है कि गया, मुंगेर, ये सब का जो क्षेत्र है, नवादा, ये सब का क्षेत्र, सटा सटा जो क्षेत्र होता है उसमें उत्पादन होता है, ठीक है। अगर ग्रेफाइट के बारे में पूछे कि ये कौन क्या चीज से बनता है, तो कार्बन का एक मेन रूप होता है, कार्बन का रवेदार रूप होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेफाइट और हीरा कार्बन का रवेदार रूप होता है, ये हम लोग जानते हैं। कार्बन का ही एक रूप है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है कि इसमें कार्बन की मात्रा होता है, जिसे ब्लैक लेड या काला शीशा के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो मेनली यूज कहाँ पे होता है, तो जो भारी मशीन होता है ना, उसमें लुब्रिकेट करने के लिए होता है, लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है, ये बात आपको याद रखना है। और फाउंड्री उद्योग में भी होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है इसका यूज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार से बिहार की जनसंख्या कितना है, ये आपको बताना है। तो 9,38,04,637 है, या 9,28,04,637 है, या 10,40,99,452 है, या 10,28,04,637 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 10 करोड़ आपका 40,99,452 है। लगभग लगभग माना जाता है कि 10.5 करोड़ इसका जनसंख्या है, किसका, तो बिहार का। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो 2011 के जनगणना से गणना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग हुआ था, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो 38.40%, 45.85%, 43.35% या 51.74%। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका लगभग लगभग 46% लेकर ये झारखंड अलग हुआ था। कब अलग हुआ था, तो आपको याद रखना कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये क्या हुआ कि बिहार से अलग हुआ, अलग राज्य का इसका गठन हुआ। और गठन होने पर ये जो जमीन लेकर गया था 45.85% ये लेकर अलग हुआ था। लगभग लगभग आपका 46, हमेशा सब जगह पर 46% ही लिखा हुआ रहता है, लेकिन अगर पूरा रूप से देखें तो इतना है 45.85, ठीक। अगर बिहार के विघटन देखें कि कैसे कैसे बिहार अलग हुआ है शुरू से, तो आपको याद रखना है कि ये पहले बंगाल में स्थित था, ठीक है। बंगाल में स्थित था, तब वहां से क्या हुआ कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या होता है कि 1912 ईस्वी में अलग होता है। और जब ये अलग होता है तो उस समय बिहार और प्लस उड़ीसा दोनों इसमें रहता है, ओडिशा और बिहार दोनों। उसके बाद क्या होता है कि बिहार और ओडिशा का विघटन हो जाता है 1936 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, 1936 ईस्वी में बिहार और ओडिशा अलग हो जाता है। और बिहार और ओडिशा अलग होने के बाद क्या होता है कि बिहार को फिर लास्टली 2000 ईस्वी में बांट दिया जाता है, और उससे झारखंड राज्य निकलता है। और आपको याद रखना कि झारखंड 46% जमीन लेकर अलग होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और 15 नवंबर भी याद रखिएगा, डेट 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये अलग हुआ था, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में दक्षिणी गंगा के जो मैदान है उसकी औसत ढाल किस ओर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, पूरब से पश्चिम की ओर है, या पश्चिम से पूरब की ओर है। तो अगर आप गया के निवासी होंगे तो आप देखते होंगे कि जो फल्गु नदी है वो क्या है कि आपका जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। पुनपुन नदी पटना के करीब रहते होंगे तो देखते होंगे कि पुनपुन नदी जो है पश्चिम मतलब दक्षिण से आकर क्या है कि फतुआ के पास पुनपुन नदी मिलती है, उत्तर में आकर ये मिलती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढलान है। दक्षिणी गंगा का जो मैदान है बिहार का वो वाला, ठीक है। और उत्तरी गंगा के मैदान का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है। और बीच में जो है आपका गंगा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका गंगा रिवर है, और गंगा रिवर में जो इधर का जो दक्षिण का पार्ट है जो है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और ऊपर जो है नॉर्थ बिहार में क्या होता है कि नॉर्थ से क्या है कि दक्षिण की ओर बहता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोमेश्वर की जो श्रेणी है नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है, ये आपको बताना है। तो लगभग 40 किलोमीटर, लगभग 74 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर या 85 किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 74 किलोमीटर ये क्या करता है कि लगभग लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री टच करता है सोमेश्वर की श्रेणी। और किस से टच करता है तो आपको याद रखना है कि नेपाल से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेपाल जो है अपना मतलब जो स्टेट है बिहार उससे एक ही मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। अगर कोई पूछे कि बिहार जो है किस से एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है तो आपको याद रखना है कि नेपाल से। ये बात आपको ध्यान में रखना। जो सोमेश्वर की श्रेणी है लगभग लगभग 74 किलोमीटर ये दूरी तय करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका चौड़ाई अगर देखें तो ये कितना चौड़ा पट्टी है तो आपको याद रखना कि 5 से 6 किलोमीटर ये चौड़ी पट्टी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये हमेशा सवाल पूछते रहता है कि नेपाल से जो है कितना जिला जो है क्या करता है कि बिहार का कितना जिला बाउंड्री टच करता है। तो आपको याद रखना है कि 7, ठीक है। उसमें 7 में कौन कौन है तो फर्स्ट पर पश्चिमी चंपारण देखें, सेकंड पर आपको याद रखना है कि पूर्वी चंपारण, तो ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा में आपको सीतामढ़ी, ठीक है। चौथा में आपको मधुबनी हो जाता है। पांचवा में आपका हो जाता है सुपौल, ठीक है। छठा में आपका हो जाता है अररिया, और सातवां में आपका हो जाता है किशनगंज। तो ये 7 जो है क्या करता है कि नेपाल से बाउंड्री टच करता है। ये 7 के बारे में याद रखिएगा क्योंकि ये हमेशा सवाल पूछते रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अविभाजित बिहार राज्य का कौन सा शहर जो था झारखंड का राजधानी बना, बक्सर, धनबाद, रांची या हजारीबाग। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि रांची। जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ तो उसका राजधानी कौन सा बना तो रांची बना। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य में कहां से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बॉक्साइट क्या है कि बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का अयस्क है, और एल्यूमिनियम इसी से निकलता है। अयस्क किसको बोलते हैं तो किसी जो मेटल है ना, मान लीजिए कि लोहा है, गोल्ड है, तो उसका क्या होता है कि रॉ जो मटेरियल होता है उसको हम लोग अयस्क नाम देते हैं, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है, और उससे क्या होता है उसको प्यूरिफाई करके फिर उसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो ये बॉक्साइट से तो किस जो बिहार राज्य है उसमें कहाँ पर ये पाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो खगड़पुर के पहाड़ी में है, रामनगर पहाड़ी में है, या गया में है, या नवादा में है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर क्या है तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है आपका खगड़पुर का पहाड़ी है। खगड़पुर का पहाड़ी कहाँ पर स्थित है तो आपको याद रखना कि मुंगेर में स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वहां से क्या होता है कि बॉक्साइट मिलता है, और साथ ही साथ रोहतास के बंजारी है वहां से भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है, जो एल्यूमिनियम को ये क्या करता है कि बॉक्साइट से प्राप्त होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भूगर्भिक काल में गंगा के मैदान में एक सागर था, उसका नाम क्या था ये आपसे पूछ रहा है। तो अरब सागर था, तेथिस सागर था, हिमालय सागर था, या सोमेश्वर सागर था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि तेथिस सागर था। अभी जो आप हिमालय देख रहे हैं और जो गंगा का मैदान देख रहे हैं उस जगह पर पहले एक सागर था, एक समुद्र था। तो उस समय कौन सा सागर था तो आपको याद रखना है कि तेथिस सागर, ठीक है। आप अगर 10वां का ज्योग्राफी का बुक पढ़ते हैं तो उसका फर्स्ट ही चैप्टर में शायद ये वाला दिया गया कि वहां पर एक जो था सागर था, ये कौन सा सागर था तो तेथिस सागर था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और तेथिस सागर, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि 2 प्लेट टच हुआ, जो है आपका
गोंडवाना से जब टूटा, मतलब कि जो अफ्रीकन प्लेट से टूटा, तो ये जो है भारत का प्लेट अलग हुआ। तो आके क्या हुआ कि उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, और बढ़ने के बाद क्या हुआ कि ये जब टच किया इसके उत्तर पश्चिम वाला प्लेट से, तो टकराने के बाद क्या हुआ कि वहां से मलबा बाहर निकला, और बाहर निकलकर ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ये हम लोग जानते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि हिमालय पर्वत निकला, तो ये जो गंगा का मैदानी जो क्षेत्र देख रहे हैं वहां से सागर खत्म हो गया, और वो जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब नदी बहने लगा, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर इसका बारे में कुछ देखें तो बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित रामनगर दून सोमेश्वर श्रेणी जो बाह्य हिमालय शिवालिक श्रेणी का जो हिस्सा है, जिसका निर्माण अगर पूछे तो आपको याद रखना कि टरसरी काल में अंत हुआ, ये बात आपके टरसरी काल के अंत में हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो बलुआ पत्थर से मेनली बना हुआ है, ये भी बात आपको याद रखना है। अवरक प्रदान, जो अगला आपका क्वेश्चन है कि अवरक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो नवादा, गया, मुंगेर, बांका, मुंगेर, भागलपुर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि नवादा, गया और मुंगेर के ये क्षेत्र में ये पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बांका में नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। पटना में नहीं पाया जाता है, फिर यहाँ पर बांका आ जाता है, तो ये तीनों में नहीं पाया जाता है। तो नवादा, गया, मुंगेर और साथ ही साथ भागलपुर के भी क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। अवरक का यूज जो होता है मेनली हम लोग जानते हैं कि अगर आप इस्त्री करते हैं ना, इस्त्री, उसमें जो है अवरक का उपयोग होता है, क्योंकि ये हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ये बात आपको याद रखना है। अवरक का उपयोग बिजली में होता है, संचार संयंत्र में होता है, शीशा सजावटी सामान में होता है, अग्निरोधक सामग्री में होता है, ये सब में उपयोग होता है। कागज उद्योग में भी होता है, रबर उद्योग में, रासायनिक उद्योग में, ये सब में हम लोग जो है अवरक, माइका इसको इंग्लिश में बोला जाता है, जिसको यूज करते हैं। और भारत में जो सबसे अच्छा जो माइका है, अवरक है, वो कहाँ पे मिलता है, तो झारखंड में। पूरे वर्ल्ड का भी सबसे अच्छा माइका जो है झारखंड में मिलता है, और जिसको रूबी अवरक नाम से जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है अग्नेय और कयांत्रित जो शैल होता है उसमें ये पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाले जो क्षेत्र है गया, नवादा, ये जब सब जो सटा हुआ है, जमुई जो है, बांका है, और ये भागलपुर का जो क्षेत्र है, जो झारखंड से सटा हुआ जो क्षेत्र है ना, उसमें क्या है कि ये पाया जाता है अवरक। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो जो सारा जो मटेरियल था, खनिज था, वो क्या है कि झारखंड में चला गया, और जो जो उससे बाउंड्री जो जो टच करता है उसमें फिर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो ममता बनर्जी, मायावती, सचेता कृपलानी या राबड़ी देवी। आपको इसमें दो गो में तो कोई टेंशन होगा नहीं, ममता बनर्जी और मायावती में। तो सचेता कृपलानी में थोड़ा सा डाउट होगा, और एक तो जानते ही हैं कि राबड़ी देवी। तो राबड़ी देवी 1997 ईस्वी में मुख्यमंत्री बनी थी, ये बात आपको ध्यान में रखना। जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जब अंदर गए थे, मतलब कि जेल गए थे, तब इनको, राबड़ी देवी को क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है, तो रामधारी सिंह दिनकर को, जानकी वल्लभ शास्त्री को, नागार्जुन को या विद्यापति को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर को। अब राष्ट्र कवि किनको बोला जाता है, ऐसा तो नहीं है कि जो नागार्जुन है, विद्यापति है, जानकी वल्लभ शास्त्री हैं जो अपने राष्ट्र का कवि नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ये सारे अपने राष्ट्र के कवि हैं, लेकिन राष्ट्र कवि होने का गौरव जो होता है, क्या होता है कि ऐसा इनका कोई साहित्य में लिखा हुआ कोई लेख होगा, गद्य हो या पद हो, जिससे क्या है कि मान लिया जाए कि कोई ब्रिटिश से हम लोग लड़ रहे थे, और ब्रिटिश से लड़ने के समय उस समय अगर ऐसा एक कुछ लिखें और जिससे क्या हो कि सभी को एक भावना है राष्ट्रवाद को, तो उस समय क्या होता है कि राष्ट्र कवि का उनको दर्जा दिया जाता है। तो मतलब ऐसा कवि जो क्या है कि राष्ट्र के जो लोग हैं उसको इकट्ठा करने में जो भूमिका निभाते हैं, उनको राष्ट्र कवि बोला जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो रामधारी सिंह दिनकर को क्या है कि प्राप्त है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे इनको बारे में देखते हैं। तो क्या है कि 1972 में एक कविता लिखे थे उर्वशी नाम के, और जिसके लिए क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, ये बात आपको याद रखना। उर्वशी इनकी
शायद पुत्री थी, जिसके पर लिखे थे उर्वशी, इनके जो मतलब की पुत्री थी और हुई थी, और इनके माँ जो थी मतलब कि इनकी बीवी जो थी, क्या हुई कि डेथ कर गई थी। उर्वशी के मतलब की माँ ही हुई जब इनकी बीवी हुई, तो डेथ कर गई थी। तो माना जाता है कि ये जो कविता था बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। कोई अपना बेटी पे कोई कविता लिखे तो बहुत तरह के लोग हैं, क्या 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 सोचेंगे। साहित्य में तो उसका जब आलोचना होता है तो बहुत तरीका से आलोचना होता है, तब भी ये लिखे थे, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा कविता है, जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला जो मतलब है क्वेश्चन है कि बिहार में जो चिरांद है जो सारण जिले में पड़ता है, और चेचर जो वैशाली जिले में पड़ता है, किस युग का वहां पर अवशेष प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। मध्य प्रस्तर युग का, पूर्व प्रस्तर युग का, मध्यवर्ती प्रस्तर युग का, या नव प्रस्तर युग का। तो इसका जो आपको याद रखना है कि पूर्व प्रस्तर युग का यहाँ पर जो है क्या है कि अवशेष प्राप्त हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस काल में क्या है कि मानव जो है जीवन यापन शिकार और खाद्य संग्रह पर आधारित था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मुंगेर का जो बरहिया ताल है विरोध वहां पर हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। तो बकासत भूमि की वापसी की मांग था, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो ये था, यह जमींदारी प्रथा समाप्त था होने के लिए, यह वर्ग युद्ध की शुरुआत करना था। इसमें क्या था जो बरहिया ताल में ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो आपको याद क्या रखना है कि ये बकासत भूमि की वापसी का मांग था, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो जमींदार जो था बनाम और किसान आंदोलन हुआ था इस समय, और उस समय बकासत भूमि की वापसी का मांग था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आज का ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें पूछा क्या गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ था। ठीक है, इसमें जो कौन सा कार्य हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति में, ये आपसे पूछ रहा है। तो बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया, हिनायन और महायान के रूप में विभाजित हो गया। पहला ऑप्शन है। बुद्ध के जो शिक्षा जो है, महात्मा बुद्ध जो शिक्षा दिए ज्ञान प्राप्ति के बाद, उनका इसमें क्या हुआ कि संकलन हुआ सूत और विनय पिटक में, ऐसा हुआ ये बोल रहा है। या तीसरा जो है कुछ कठोर नियम बनाए गए और अधिगम पिटक का संकलन हुआ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि कुछ कठोर नियम बनाया गया, और कठोर नियम बनाया गया और अधिगम पिटक का क्या हुआ कि इसमें संकलन किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम लोग जब बौद्ध संगीति के बारे में जब बात आता है तो आपको याद रखना कि 4 बौद्ध संगीति हुआ था, और 4 बौद्ध संगीति के बारे में हर बार क्वेश्चन कहीं से न कहीं से पूछ लेता है। तो आपको सबसे पहले याद कर रखना है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। अजात शत्रु राजा थे, महाकश्यप उस समय क्या किए थे कि अध्यक्षता किए थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में अभी बताया जा रहा था, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। काल अशोक उस समय राजा थे, सवा कामी उसके अध्यक्षता किए थे। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक उस समय राजा थे। मोगलीपुतिस्त उसके क्या किए थे कि अध्यक्षता किए थे। और तृतीय वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ये आजकल बहुत ज्यादा पूछता है, और ईसा के प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में हुआ था। कनिष्क उस समय राजा थे और वसुमित्र अध्यक्षता किए थे, और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको याद रखना है। तो चारों बौद्ध संगीति से आपका क्वेश्चन नहीं छूटता है अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। जो भी बाकी इसमें जो बचा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपना कोर्स को खत्म कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।